Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is integration of rational functions. So let's see vision. Excellence in technical education to empower youth. अब हम देखते हैं मिशन ऑफ द कॉलेज. इम्पार्ट क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स विथ एक्सीलेंट टेक्निकल स्किल्स, डेवलप कॉम्पिटेंट एंड एम्प्लॉयबल डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्ट्रेंथन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन. So let's see what are the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So now let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know what is the rational functions and how to solve examples based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो हमारा एग्जाम्पल है इवेलुएट इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 dx. तो देखिए किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x के फॉर्म में. ओके, तो जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वही प्रोसीजर से इसे भी सॉल्व करना है. तो हमारी फर्स्ट स्टेप i इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 dx. तो इन फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, इन्हें इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनमें से अभी कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर मैच नहीं करता है. ओके, तो बहुत ध्यान से देखना है, नहीं करता है अभी कोई भी फॉर्मूला मैच. और ऐसा कोई रूल हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं जिसमें हम अलग से डिनोमिनेटर को इंटीग्रेशन दे दें और न्यूमरेटर को इंटीग्रेट कर दें. ठीक है, तो अभी हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए अब हम जो स्टेप यूज़ करने वाले हैं, एकदम सिंपल से स्टेप हमें यूज़ करना है. क्या करना है, इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम सब में पहले डिनोमिनेटर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, और न्यूमरेटर में क्या है, x है. तो न्यूमरेटर में सिर्फ x ही है. तो क्या करेंगे, जो टर्म डिनोमिनेटर में होगा वैसा ही सेम टर्म हमें कहाँ पर अरेंज करना है, न्यूमरेटर में. तो x तो पहले से है न्यूमरेटर में, लेकिन -1 है क्या, नहीं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1. जो टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा वही सेम टर्म. ठीक है, अगर -2 रहता तो -2, +2 रहता तो +2. ओके, लेकिन हम इस तरह से -1 डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं. -1 को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 भी लिखना पड़ेगा. अगर हमने -1 और +1 लिखा इसका मतलब कि क्या हो गया, 0. तो सिर्फ वहाँ पर न्यूमरेटर में क्या रहा, सिर्फ x ही है. ओके, लेकिन ये हमें पता है कि हमने वहाँ पर एडजस्टमेंट किए हैं, लेकिन उसे सेटिस्फाइड भी करती है जिससे कि वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, dx जैसे का वैसा. अब हमने यहाँ पर -1 और +1 ये जो एडजस्ट किए हैं, क्या हम इसे वापस से कैंसिल कर देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं. अगर हमें कैंसिल करना होता तो हम एडजस्ट करते क्या, नहीं करते. तो एडजस्ट करने के बाद में जो टर्म डिनोमिनेटर के समान रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है x माइनस 1, इसे अलग कर इसे आपको सेपरेटली डिनोमिनेटर
प्रोवाइड करना है, x माइनस 1। ओके, फिर उसके बाद में जो भी साइन रहेगा वह साइन आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या रह गया, ओनली 1, इसे भी आप क्या देंगे, सेपरेटली डिनोमिनेटर देंगे। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट देंगे इस तरह से और फिर लिखेंगे dx। फिर से सुनिए कि हमने क्या किया, सिर्फ जो टर्म डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा वैसा ही सेम टर्म न्यूमरेटर में अरेंज करना है। उसके बाद जो सेम डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा उस टर्म के साथ हम क्या करेंगे, उसे सेपरेट करेंगे। ओके, इक्वल टू इंटीग्रल, ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्या रहा, ओनली यहाँ पर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। ओके, इक्वल टू इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ओके, हमने क्या किया, दोनों ही टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन और dx प्रोवाइड किया। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, लेकिन हमें क्या चाहिए है, 1 अपॉन x चाहिए है। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x प्लस c। ओके, यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, log x माइनस 1। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद के स्टेप भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर किया तो ये आपका सेम टर्म है क्या, नहीं, ये क्या है आपका डिस्टर्बेंस टर्म। और डिस्टर्बेंस टर्म का हम क्या लिखते हैं, डिस्टर्बेंस टर्म का हम डेरिवेटिव लिखते हैं। लेकिन कहाँ पर लिखते थे हम डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चैप्टर में। ओके, लेकिन इंटीग्रेशन के चैप्टर में भी हम डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव ही लिखते हैं। मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन चैप्टर में भी हम डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव ही लिखते हैं। भूलकर भी आप डिस्टर्बेंस टर्म का यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, वह गलत हो जाएगा। डिस्टर्बेंस टर्म का हमें यहाँ पर भी डेरिवेटिव ही लिखना है। सिर्फ कहाँ पर चेंज होता है, डेरिवेटिव के चैप्टर में जब हम डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव लिखते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। ओके, लेकिन जब हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के चैप्टर में हम डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव कहाँ लिखते हैं, हम डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में, d बाय dx ऑफ x माइनस 1। अगर ये डेरिवेटिव चैप्टर रहता और डेरिवेटिव का एग्जाम्पल रहता तो हम कहाँ लिखते, d बाय dx ऑफ x माइनस 1 लिखते। लेकिन ये अभी हम इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करते समय, इंटीग्रेशन करते समय अगर डिस्टर्बेंस टर्म आता है तो उसका डेरिवेटिव कहाँ लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में। ओके, तो हमने उसका डेरिवेटिव कहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर में। उसके बाद में फिर से क्या कर देना है, प्लस c लिख देना है। ओके, हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि डेरिवेटिव चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेटिव चैप्टर का यूज़ हम इंटीग्रेशन चैप्टर में भी करने वाले हैं। ओके, तो समझ में आया। यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ साथ डेरिवेटिव का भी यूज़ होगा और डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अब डिनोमिनेटर में कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, उनके बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें हम सेपरेटली
डी बाई डी एक्स प्रोवाइड करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस log x minus 1 as it is, डेरिवेटिव ऑफ x 1, माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस c इक्वल टू x प्लस log x minus 1 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस 0 1 प्लस c। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 1 आया है उसे अगर हमने नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है। हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू एक्स प्लस लॉग x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ओके, तो एक बार फिर से सारे स्टेप को ध्यान से देख लेंगे। अब हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं वो कैसे फॉर्म में होंगे, p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x के फॉर्म में होंगी। तो सब में पहले स्टेप में क्या करना है, हमेशा जो डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा उसी के समान सेम टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। न्यूमरेटर में एडजस्ट करते समय सिर्फ हमेशा कांस्टेंट ही एडजस्ट करना है। क्या एडजस्ट करना है, सिर्फ कांस्टेंट। इसका मतलब कि नंबर्स, वेरिएबल एडजस्ट नहीं करना है। वेरिएबल हमेशा वहाँ पर पहले से ही रहेंगे। ओके, अगर नहीं रहेंगे तो वेरिएबल कभी एडजस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट ही एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा उसी के समान उसे सेपरेट कर देंगे और जिस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर क्या चेंज आता है, यहाँ पर हमें हमेशा किस तरह का इंटीग्रेशन मिलेगा, इस फॉर्म में log ऑफ x माइनस 1। तो ये जो है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच नहीं करता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस टर्म। और डिस्टर्बेंस टर्म का हमें क्या करना पड़ता है, डिस्टर्बेंस टर्म का हमें डेरिवेटिव लिखना पड़ता है। लेकिन इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करते समय, ठीक है, डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ओके, फिर हमने जिस तरह डेरिवेटिव करते थे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी उसे करना है और फिर बस हमारे क्या मिल गया, फिर फाइनल आंसर। ओके, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहले उसे नोट डाउन करिए। बिल्कुल उसी वे से इसे भी सॉल्व करना है। ओके, अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारी आज के टॉपिक से हमारे कौन कौन से प्रोग्राम आउटकम सेटिस्फाइड होते हैं। तो हमें हमारा फर्स्ट PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है, मैप्ड होता है, आपको एक बेसिक नॉलेज मिलता है। एंड PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और आप इस तरह के लाइफ लॉन्ग लर्निंग से याद रख सकते हैं हमेशा कि कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाना चाहिए रैशनल फंक्शंस का। Our upcoming topic is examples based on rational functions. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.